इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। शिवानी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुभेंदु इस बार जो बजट का ड्यूरेशन रहा है, 16वीं राजस्थान का बजट सत्र 2 घंटे 54 मिनट तक वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पढ़ा है और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश इस बजट में किया गया है। जिस तरीके से दिया कुमारी ने बजट पेश करने से पहले मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि समावेशी बजट ये होगा, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, अन्नदाताओं को भी देखिए कई जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे इस बजट से, तो उन उम्मीदों को पूरा किया गया है। कुल मिलाकर समावेशी बजट का जो जिक्र दिया कुमारी ने किया था, अब वो नजर आ रहा है। अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए जो कि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए शुभेंदु भी बता रहे थे कि क्या कुछ खास रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं उनकी ओर से भी तमाम जो बड़ी बातें इस बजट के दौरान रही हैं, क्या इसका फायदा होने वाला है, क्या रोडमैप तैयार किया गया है, सौगातों की बजट जिसका नाम दिया गया था और विकसित राजस्थान की झलक इस बजट में नजर आई है, जिसमें महत्वपूर्ण ये रहा कि किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। किसानों की जो लंबी समस्या थी सिंचाई के पानी को लेकर, बिजली को लेकर और जो लंबित उनकी मांगे हैं उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बात करें युवाओं की, तो युवाओं को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाने का ऐलान हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिया कुमारी ने इस बजट को पेश करते हुए कहा कि पिछली सरकार से 41% अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर इसके अलावा बात करें तो 450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूल के भवनों का निर्माण होगा, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। कई ऐसे राजस्थान के कई जिलों में ऐसे स्कूल है जो कि जिनकी हालत जर्जर हुई है, कई हादसे हो रहे थे और इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि इन भवनों का निर्माण कराया जाए, तो कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे, क्योंकि किसान लंबे समय से इसकी भी मांग कर रहे थे। कुल मिलाकर देखिए किसानों को साधने की पूरी कोशिश है। और एक और ये महत्वपूर्ण भी है कि देखिए सरस डेयरी को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। इससे क्या होगा कि डेयरी सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगी। 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस 700 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन अलग अलग राज्यों में सरस आउटलेट खुलेंगे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो पहचान बनाने की बात कही जा रही थी, दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए इसका जिक्र किया है। तो इसका फायदा पशुपालकों को मिलता हुआ जरूर दिखेगा और डेयरी सेक्टर में भी इससे काफी फायदा लोगों को मिल पाएगा। जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि पानी की समस्या लंबे समय से यहां पर बनी हुई है और इसकी भी मांग लगातार लोगों की ओर से की जा रही है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी की किल्लत लंबे समय से बनी हुई थी, तो इसके लिए पानी की समस्या से निपटने के लिए 600 ट्यूबवेल की व्यवस्था होगी, यानी कि गर्मी के दिनों में जो परेशानियां पानी की किल्लत को लेकर थी वो अब कम होती नजर आएगी। जल जीवन मिशन के तहत 6500 गांवों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि वो 6500 गांव जहां पर पानी की लंबे समय से किल्लत थी वो अब परेशानी खत्म होती नजर आएगी। 24,000 करोड़ की पेयजल योजनाओं के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि यहां अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए जैसलमेर को चुना गया है। झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनाने का ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, फिजिकल हेल्थ को लेकर तो लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन इस बार मेंटल हेल्थ को भी काफी ध्यान दिया गया है, इसका भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ देखिए इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोटा में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कई जगहों से यहाँ पर आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नई स्कीमें चलाई जाएंगी। एसएमएस अस्पताल में भी एक अलग से वार्ड बनेगा जहाँ पर जो मरीज हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात लोगों को काफी फायदेमंद होने वाली है। तो इस बजट के बाद से दिया कुमारी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो पहले आपको सुना देते हैं। प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं
बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। नवीन कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड्स, वीसी सेटअप तथा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस कड़ी में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट, लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। इस बजट में तमाम सौगातों के पिटारे खुले हैं और हर वर्ग के लोग जो टकटकी लगाकर उम्मीद भरी निगाहों से इस बजट की ओर देख रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम महिलाओं की। महिलाओं के लिए क्या खास रहा इस बजट में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लखपति दीदी को अब 1.5 लाख अनुदान राशि दी जाएगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1000 महिलाओं को बैंक सखी की ट्रेनिंग दी जाएगी और बैंक शाखाओं से महिलाओं को जोड़ने की भी बात कही गई है, इसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा जानिए कि बालिकाओं के लिए, किशोरियों के लिए क्या खास रहा है। किशोरी बालिकाओं को पूरा पोषाहार मिलेगा, इस बात का भी जिक्र किया है दिया कुमारी ने। और 50,000 से ज्यादा बालिकाओं का इसमें फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए भी 250 करोड़ बजट जारी की गई है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कोर्स की व्यवस्था होगी। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और काफी इसकी सुविधा मिलेगी। और पर्यटन की चलिए बात कर लेते हैं। पर्यटन की बात करें तो विकास भी और विरासत भी, इस संकल्प पर काम करने की बात कही गई है, इसका भी जिक्र किया है दिया कुमारी ने। 2047 तक इको टूरिज्म का विकास होगा, यानी कि इस सेक्टर में भी काफी बूम देखने को मिलेगा। जिन जिन बातों का जिक्र किया है दिया कुमारी ने, अगर ये धरातल पर सभी योजनाएं उतरती हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसका काफी फायदा होगा। और जैसलमेर में अल्ट्रा टूरिज्म जोन की स्थापना भी होगी। तो रघुश्री जी हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। और सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं। विकास और विरासत की जो बात कही जा रही थी, जिन उम्मीदों के साथ इस बजट को देखा जा रहा था, क्या लगता है आपको कि ये उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं क्या? मुझे प्रोग्रेसिव बजट लग रहा है कि हर कुछ प्रोग्रेस के लिए ही बोला गया है। हाँ। और हर क्षेत्र को, राजस्थान को आगे से आगे जोड़ने के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एआई के माध्यम का हब सेंटर बनाना हो, वर्ल्ड बिजनेस पार्क बनाना हो, सोलर सिस्टम से उसको इक्विप करना हो, तो ये सब प्रोग्रेसिव जानकारियां हैं और बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं। बट क्यों नहीं इन सारी पॉलिसीज को जो आज इतने उत्साह से बताई गई हैं, हाँ। उन सबको फॉलो अप करने के लिए एक और संगठन बनाया जाए कि ये सारी चीजें एक्चुअल में जनजीवन तक पहुंच रही हैं। जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के लिए सिग्नल फ्री करा जाएगा और जयपुर जो स्मार्ट सिटी है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो क्यों नहीं इसका फॉलो अप भी होए। क्योंकि एक बार तो आज आप आवंटन कर देंगे कुछ करोड़ रुपए, पर क्या वो सही रूप से इस्तेमाल होकर जनजीवन के कल्याण में लग रही हैं। तो कल्याण पॉलिसीज बनाने के साथ साथ उनको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रोग्रेसिव है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बजट महिलाओं के लिए, सड़कों के लिए, टूरिज्म के लिए, रिलीजन पॉलिसीज फॉर टूरिज्म के लिए। इसको बस साकार कर दें और आने वाले 2 साल जो हैं वो चुनौतीपूर्ण है, इसको पूरा ढांचा और रंग रूप देने के लिए।
बिल्कुल, तो सही कहा आपने कि अमल करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ आवंटन के बाद से अगर सुस्ती पड़ जाए तो बिल्कुल बेशक ही इस पर काम नहीं हो पाएगा, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपसे आगे आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच बाल मुकुंदाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों को सबसे पहले वो सुनवाते हैं, फिर वापस लौटेंगे मेहमानों के पास। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं बजट पर आ रही हैं विपक्ष की ओर से। अभी भी कई खामियां गिनाई जा रही हैं कि कई वर्गों को ध्यान में नहीं रखा गया है और जो पिछले बजट में योजनाएं थी वो धरातल पर अभी नहीं उतरी हैं। तो नए बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसकी क्या गारंटी है कि वो धरातल पर उतरे और इसकी सुविधा राजस्थान की जनता को मिल पाए, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है, सवाल विपक्ष की ओर से। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर। अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनका भी रुख करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले रिएक्शन दीजिए आप इस बजट पर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जो समावेशी बजट का नाम दिया गया है इसी सरकार की ओर से, क्या वो वाकई नजर आ रहा है ऐसा? मेरे को ये बजट जी प्रोग्रेसिव से बढ़कर हाईली एम्बिशियस नजर आता है जी, यानी इस महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा इस बजट में मेरे को नजर आती है जी, क्योंकि हमारे पास में जो प्रूवन फैक्ट्स हैं वो वस्तुस्थिति बयां करते हैं और वो ये कहते हैं कि सरकार ने 2 सालों में जो घोषणाएं करी हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई, सिर्फ 30% घोषणाएं पूरी हुई है। हम इस बजट में पर्यटन के रूप में देख रहे हैं। मैं एक बात पे ध्यान देना चाहता हूँ कि जयपुर के बीच में जो बहने वाली वो क्या नाम है, जो नाला अमानिशा का नाला जो हुआ करता था, जिसको मैं द्रवती नदी का नाम दिया है, जिसमें 5,000 करोड़ का सरकार का जा चुका, सरकार का क्या आम व्यक्ति का वो पैसा जा चुका है, उसके ऊपर इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। आप वो सारी बातें कर रहे हो, अच्छी हो सकती बातें, पर जो आपके सामने जीता जाता उदाहरण है कि जो कुछ और पैसा खर्च करके इसको जो साबरमती फ्रंट की परिकल्पना हमने सोचा था उसको पूरा करते तो शायद बात ज्यादा सार्थक होती। दूसरी बात, सरकार के पास फिस्कल रिसोर्सेस नहीं। बजट में घोषणा बहुत अच्छी है, पर मैंने कहा ना वो पास में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, तो कहाँ से भुनाओगे आप उनको? दाने ही आपके पास में है ना। महत्वाकांक्षा का बहुत अच्छी बात है, पर बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाउंडेशन के ये महत्वाकांक्षा सिर्फ हवाई बनकर रह जाती है। मतलब द्रव्यवती सोच रहा था कि सरकार पर्यटन पर फोकस कर रही है, इस द्रव्यवती नदी के दिन सुधरेंगे और हम लोग शायद एक अच्छे जयपुर शहर के अंदर एक अट्रैक्शन भी होगा, टूरिस्ट का भी और रहने वालों का, पर इसमें से कुछ कहा नहीं गया। जी बिल्कुल। तरुण जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तरुण जी से जानते हैं कि टूरिज्म के सेक्टर में जो बढ़ावा दिया गया इस बजट में, जिन बातों का जिक्र किया गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि 2047 तक इको टूरिज्म का विकास होगा। बताइए सर, ये कितना फायदेमंद होने वाला है राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के लिए कितनी बड़ी बात है टूरिज्म के सेक्टर में? क्या बूम देखने को मिलेगा इन योजनाओं के धरातल पर आने पर? बड़ी स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, जर्मनी के बराबर हमारा साइज है, तो बजट बड़ा होगा, विजन डॉक्यूमेंट भी बड़ा होगा, हमारी ड्रीम्स भी बड़ी होंगी। अब अगर हम सिर्फ टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म एक एवेन्यू है। सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो जैसे उसमें इंडस्ट्रीज या फार्मिंग का रोल है, वैसे ही टूरिज्म का रोल है। और टूरिज्म एक क्षेत्र है जहां पर हमने इको टूरिज्म की बात करी, तो साहब ईच टाइगर अर्न्स अस करोड्स ऑफ रुपीज, एंड दिस इज जब हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को, जो जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे और जरूरी है, उनको हम बचा कर रखते हैं। तो इसका जो टूरिज्म का और टूरिज्म को प्रिजर्वेशन के साथ जोड़ के अगर हम एक मॉडल तैयार कर सकते हैं और उसमें ये बजट हमारी मदद करता है, तो उसके दूरगामी पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या हम किसी भी सरकारी पॉलिसी से, बजट इंक्लूडेड, स्वावलंबी बनने की तरफ देख रहे हैं? आर वी जस्ट जॉब सीकर कि हमें सरकारी नौकरी दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, या हम एक कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोड्यूसर्स, एम्प्लॉयर्स आर इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइज हम क्रिएट कर सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो इसके अंदर हमको दिख रही है कि हम इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो इस बजट के थ्रू, इस विजन डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें।
बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से आपने इन सभी पॉइंट्स को बताया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वाकई अगर इस पर ध्यान दिया जाता है, धरातल पर ये योजनाएं उतरती हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा राजस्थान की जनता को। तो लगातार ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण रहा इस बजट में, किस तरीके से हर वर्ग को साधा गया है, चाहे युवा हो, महिला हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसानों के लिए बड़ी बातें हैं क्योंकि अन्नदाता लगातार इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे थे, चाहे उनकी समस्या पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, सिंचाई की व्यवस्था, खाद की किल्लत, ये तमाम जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनका जिक्र जरूर हुआ है इस बजट में। लेकिन इंतजार करना होगा कि जो वादे किए गए हैं क्या वो वाकई धरातल उतरेंगे और वो पूरे होंगे या नहीं। शुभेंदु हमारे सहयोगी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओवर टू यू शुभेंदु। बहुत शुक्रिया शिवानी। और शिवानी ने बताया है कि कैसे किस सेक्टर में क्या क्या हुआ है, क्या इस बजट के अंदर बड़ी घोषणाएं की गई हैं, क्या लोगों को मिला है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें क्या हैं। ये जो किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हैं वो यहां पर बातें दिखाई दी है। किसानों को 10,900 करोड़ की सहायता मिली है। आपनो बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ है और किसान जो हैं इस बजट को लेकर के बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे और किसानों को इस बजट से बहुत कुछ मिला भी है। क्या क्या मिला है उसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लगातार NDTV पर आपको बजट से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं वो विश्लेषण के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा।